पिछले एपिसोड में देखते हैं जिन्नू डिमोनकिन बारान को हरा देता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में जिन्नू कहता है कि लो तुम्हारा क्लैन रेडिस अभी 1 नंबर पे आ चुका है। वो डिमोन लड़की कहती है कि मेरे क्लैन का नाम रेडिस नहीं रेडिर है। डिमोन किंग को मारने की वजह से बहुत सारे आइटम जिन्नू को मिल चुका होता है, जैसे कि डिमोन किंग का रिंग, और होली वाटर क्रिएट करने के लिए उसको एक इंग्रेडिएंट भी मिलता है जिसका नाम है प्यूरिफाइंग ब्लड ऑफ द डिमोन किंग। जिन्नू को जो भी चीजें जरूरत थी होली वाटर क्रिएट करने के लिए वो सब उसको मिल चुका होता है और फाइनली वो होली वाटर ऑफ लाइफ क्रिएट कर लेता है। जिन्नू उसको हाथ में लेके कहता है तो ये है होली वाटर ऑफ लाइफ। क्या ये चीज मेरी माँ को सच में ठीक कर सकती है? मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा और अभी के अभी इसको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद जिन्नू कहता है अराइज, और उसी के साथ ही वो ड्रैगन का शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जिन्नू कहता है पता नहीं तुम्हारा नाम क्या था, अच्छा छोड़ो तुम्हारा नाम रखते हैं, तुम्हारा नाम आज से होगा काइजल। उसके बाद ये डिमो लड़की कहते हैं कि इस वेवरिन की वजह से हम लोग वापस रेडियर तक जा सकते हैं एंड आई एम श्योर मेरे पापा देख के बहुत खुश होंगे। जिन्नू मन ही मन कहता है मुझे जल्दी वापस जाना पड़ेगा और मेरी क्वेस्ट का रिवॉर्ड भी तो अभी बाकी है ना। रिवॉर्ड में बहुत सारी चीज के साथ उसको शैडो एक्सचेंज रन स्टोन भी मिलता है। इसकी मदद से जिन्नू कोई भी शैडो सोल्जर के साथ जगह एक्सचेंज कर सकता है। जिन्नू उस रिवॉर्ड को वहीं पर ले लेता है। जिन्नू वहाँ पर कहता है कि क्या कमाल की स्किल है ये, मेरा कोई भी शैडो सोल्जर जहाँ पर भी हो मैं उसके साथ लोकेशन एक्सचेंज कर सकता हूँ। ये तो एक टेलीपोर्टेशन की तरह है। उसके बाद जिन्नू उस लड़की को कहता है मुझे माफ कर देना एजल, तुमको खुद से अपने घर वापस जाना पड़ेगा। जिन्नू एजल को कहता है कि अगर दोबारा चांस मिले तो हम जरूर मिलेंगे, अपना ध्यान रखना। ये कहते हैं जिन्नू अपने शैडो के साथ एक्सचेंज कर लेता है और वो यहाँ से चला जाता है। वापस जाते हैं जिन्नू काइजल को बुलाता है और सीधा हॉस्पिटल की तरफ बढ़ जाता है। सीन चेंज होता है जहाँ पर हंटर एसोसिएशन एंड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर चेयरमैन कहता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रिकॉर्ड के अनुसार जैसे कि गोतो रियोजी ने कहा है सभी एंड अपने छत्ते से बाहर जरूर निकलता है सिवाय क्वीन एंड और उसके गार्ड्स को छोड़ के, और ये एंड समय के साथ बदलते हैं जिससे हम लोगों को पता चल रहा है कि ये एंड्स इवॉल्व हो सकते हैं और इन एंड्स की लाइफ टाइम 1 साल तक ही होता है। और वो कहता है कि सारे एंड्स बाहर निकलने के बाद ही हम लोग क्वीन पर अटैक करेंगे, लेकिन क्या होगा अगर सारे एंड्स वक्त से पहले वापस आ जाए तो? कमांडर कहता है कि हम लोग जैमिंग सिग्नल का यूज करेंगे। चेयरमैन कहता है कि जैमिंग सिग्नल ये क्या है, और वो कहते हैं कि सारे एंड कम्युनिकेशन के लिए अपने एक स्पेशल वेवलेंथ का यूज करते हैं और गोतो रियोजन ने प्लान किया है कि हम जैमिंग सिग्नल का यूज करके उस वेवलेंथ को डिस्टर्ब कर देंगे। अचानक से चेयरमैन को बहुत ज्यादा मैसिव पावर महसूस होता है। सीन चेंज होता है बाइक की तरफ और वो भी इस मैजिकल वेवलेंथ को महसूस कर रहा होता है। वो उसके सामने बैठे शख्स को पूछता है कि तुमने ये महसूस किया? वो कहता है कि चुलजोनिन और चायन शायद उन दोनों ने ही कुछ किया होगा। इस बंदी का नाम होता है मिन बियोंगो। ये एक एस रैंक हीलर होता है। वो हियन को बोलता है क्या तुम सच में जाने वाले हो? हियन बोलता है कि हाँ। मिन हियन को बोलता है कि तुम्हें पता है ना युन सुक कैसे मरा था? हियन बोलता है कि मैं इसीलिए तो जाऊंगा, अगर एंड्स को ऐसे ही छोड़ दे तो हमारा कोरिया खतरे में पड़ सकता है। मिन कहता है तुम कब से देशभक्त होने लगे? खैर मैं तो नहीं जाने वाला, और अगर तुम मुझे यहाँ पर कन्विंस करने के लिए आए हो तो मैं पहले ही सॉरी कह देता हूँ। यान बोलता है नहीं, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया था क्योंकि मैं नहीं जानता मैं फिर कब तुम्हें देख पाऊंगा। खैर तुम अभी क्या करने का सोच रहे हो? और फिर मिन उदास होकर कहता है मैं टीचिंग सर्टिफिकेशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मेरा प्लान है कि मैं एक ऑर्डिनरी सिविल सर्वेंट बन जाऊँ। इसी के साथ पता चलता है कि मिन यहाँ पर रेड में नहीं जाने वाला। उसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली जिन्नू पहुंच चुका था। वो अपनी माँ को देख के कहता है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ गलत कर देता हूँ तो मैं शायद इसको कभी भी ठीक नहीं कर पाऊंगा। मॉम शायद इस होली वाटर को निगल नहीं पाएगी, और अगर इसको पी भी लिया तो यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो जाएगी। लेकिन मैंने बहुत मिरेकल देखे जो मेरे सिस्टम में क्रिएट किया है, ऐसे स्टोरीज जो कि अदर पीपल बिलीव ही नहीं कर पाएंगे। ये सब कुछ मेरे सिस्टम की बदौलत हुआ है। कैसे एक मेरे जैसे ई रैंक ऐसा भी कुछ कर सकता है? इसके ऊपर तो और एक पर भरोसा किया जा सकता है। और फिर जिन्हों एक गहरी सांस लेकर इस होली वाटर ऑफ लाइफ को अपने मॉम को पिला देता है। इसको पिलाते वक्त जिन्हों अपने मॉम के गर्दन के निशान को देखता है जो कि बचपन में उसी की वजह से ये गिरा था। वो सिर्फ अपने माँ की बाल धोना चाहता था गर्म पानी से, लेकिन उसकी वजह से उसका माँ का गर्दन जल गया। लेकिन तब भी वो अपनी चिंता छोड़ के वो मुझे पूछ रही थी क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट तो नहीं आई? उसके बाद स्टोरी को फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी माँ का रोका हुआ चेहरा फिर से ठीक होने लगता है। ये देख के जिन्नू मनी मैन कहता है माँ का कलर तो फिर से पहले जैसा हो रहा है, लेकिन ये उठ क्यों नहीं रही? माँ प्लीज अपने आंखें खोलिए, मैं इसी चीज के लिए तो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, तो प्लीज अपने आंखें खोलिए, जो भी तकलीफ आप सह रही हो वो मुझे दे दीजिए। उसके बाद सीन चेंज होता है और जिन्नू का घर दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्ना पढ़ रही थी, लेकिन ठीक से कंसंट्रेट नहीं करने की वजह से वो बाहर निकल पड़ती है और फिर कहते हैं कि आई गेस समर आने वाला है क्योंकि हवाएं गर्म होने लगी है। और फिर से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्नू का मॉम फाइनली उठ चुकी है और वो उठते ही कहती है कि क्या तुम जिन्नू हो? आखिरकार मैं कब तक सो रही थी? जिन्नू कहता है कि पूरे 4 साल। जिन्नू का मॉम कहता है क्या
4 साल? वो जिना के बारे में पूछती है, क्या वो ठीक है? जिन्नू जवाब देता है, हाँ वो ठीक है। और उसका मॉम कहती है कि थैंक यू, तुमने तुम्हारा प्रॉमिस रखा। बेटे मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा। जिसके बाद जिन्नू रो पड़ता है और कहते हैं कि हाँ माँ। उसके बाद डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर ये सुन के हैरान है, कोई पेशेंट इंटरनेट नंबर से कैसे उठ सकता है। वो कहता है अगर वो उठ भी गई उसकी तबीयत खराब रहेगा, वो चल फिर नहीं पाएगी। लेकिन उसका असिस्टेंट कहता है कि हम जानते हैं ये पेशेंट 4 सालों से सो रही थी, लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा गुड हेल्थ पे है, वो अकेले ही चल फिर सकती है। डॉक्टर ये सुन के पूरा हैरान रह गया। उसके असिस्टेंट कहते हैं कि उसका गार्डियन भी कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं है, वो हाल फिलहाल 10th एस रैंक का हंटर बन चुका है। डॉक्टर ये सुन के डरके मारे कहता है कि अगर वो गुड हेल्थ पे है तो उसे हम लोगों को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। सीन चेंज होता है और वहाँ पर जीना आ चुकी होती है। उसकी मम्मी कहती है बेटी तुम तो बहुत बड़ी होगी। जीना रोती हुई अपने मॉम को गले लगा लेती है, लेकिन जीनू वहाँ पर नर्वस भी होता है। वो कहता है एज ए हंटर वो बहुत ही आगे आ चुका है, अब वो पीछे नहीं हट सकता। वो आकर कहीं पे बैठ जाता है और अपने फोन चेक करता है। वो देखता है बहुत सारे मिस कॉल उसके मोबाइल पे आए हुए हैं। वो कहता है अगर किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो वो वापस कॉल करेगा। और फिर वो देखता है एक न्यूज चल रही है जहाँ पर काइजल के बारे में बताया जा रहा है। फिर इसके मोबाइल में चेयरमैन गो का कॉल आता है। जिन्नू सोचता है चेयरमैन गो मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं। चेयरमैन गो कहता है क्या तुमने खबर सुनी। जिन्नू सोचता है वो काइजल के बारे में शायद बात कर रहे हैं, लेकिन वो गलत होता है। फिर चेयरमैन को उसको बोलता है मुझे सिचुएशन एक्सप्लेन करनी है, मैं आ जाता हूँ। जिन्नू कहता है कि नहीं मैं आता हूँ, और वो हंटर एसोसिएशन पहुंच जाता है। और वहाँ पर चेयरमैन को कहता है कि जीजू आइलैंड में जाकर हम लोगों को सारे एंड्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और उस चीज के लिए हम लोगों को तुम्हारी जरूरत है। तुम क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होना चाहते हो। जिन्नू सोचता है वहाँ पर वो मॉन्स्टर्स को मार कर और भी ज्यादा लेवल अप कर सकता है, और अपने फैमिली के बारे में सोचता है। और जैसे ही वो कुछ जवाब देने जाता है तभी उसको बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी महसूस होती है। चेयरमैन कहता है कि क्या कुछ गलत है। जिन्नू कहता है नहीं शायद कुछ हंटर्स बाहर फाइट कर रहे हैं। चेयरमैन हंसते हुए उसको जवाब देता है जैसे एक्सपेक्ट किया था, तुम्हारा सेंस बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तुमने इतने दूर से डिटेक्ट कर लिया कि क्या हो रहा है। एस रैंक हंटर्स जिम में वार्म अप कर रहे हैं, तुम शायद उसी के बारे में बात कर रहे हो। जिन्नू कहते हैं क्या एस रैंक हंटर्स। चेयरमैन कहता है हाँ, जीजू आइलैंड रेड में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। रुइजू गोतो और उसके जापानीज एस रैंक हंटर्स वहाँ पर रहेंगे। जिन्नू कहता है रुइजू गोतो ये वही है ना जिसे जापान का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर कहते हैं। चेयरमैन कहता है हाँ वही, क्या तुम देखना चाहते हो। और वो उसे लेकर वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर बार्क किसी के साथ लड़ रहा था, वो बार्क को पैर लगा के गिरा देता है और वो चिल्ला के कहता है मास्टर बार्क आपके जैसे यंग पर्सन शायद और भी ज्यादा स्ट्रेंथ का यूज कर पाते हैं। बार्क कहता है मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, और वो थोड़ा जोर लगा के उसको फेंक देता है। चेयरमैन को वहाँ पर कहता है कि इतनी सारे एस रैंक हंटर्स एक साथ बहुत कम ही देखने को मिलता है, तुमने जो मैजिकल पावर सेंस की थी वो इसी से आ रहा था। जिन्नू उसे देख के कहता है कि हंटर बार्क शायद थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। और वहाँ पर कोई आकर कहता है कि अगर बार्क अपना पूरा जोर लगाए तो डोंग वुक वहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पाएगा, और वो और कोई नहीं चोई जोंग हिन होता है। हमें पता चलता है कि ये आदमी का नाम डॉन वुक है, जो कि फेम गिल्ड का एस रैंक हंटर है। जिन्नू वहाँ पर कहता है कि तुम कह रहे हो कि बार्क अपने पूरा जोर नहीं लगा रहा, पर वो ऐसा क्यों कर रहा है। वहाँ पर चोई जोंग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इसलिए थोड़ा सा ऑकवर्ड सीन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि बार्क जब अपने फुल स्ट्रेंथ पे फाइट करते हैं तो वो एक रियल मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जिन्नू ये सुन के सोचता है रूमर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सच निकला। और फिर चोइजोनिन यहाँ पर सभी हंटर्स का नाम बताता है। आइपेल आइजावा, मारी इशिदा, केन तनाका, मिनोरू होशिनो, आत्सुशी कुमामोटो, कानी तावाता, तात्सुमी फुजिशिमा, की आकारी शिमिजू, और फाइनली रुइजू गोतो, ये सब है जापान के एस रैंक हंटर। जिन्नू इसकी तरफ देख के सोचता है तो ये है रुइजू गोतो, जापान का एस रैंक हंटर। आकारी जिन्नू की तरफ देख के कहती है ये इंसान आखिर कौन है। वो असिस्टेंट जवाब देती है ये है मिस्टर सन जिन्नू, ये रिसेंटली एस रैंक हंटर बना है। गोतो जिन्नू की तरफ देखता है और सोचता है ये क्या एक एसेसियन टाइप हंटर है जो कि अपने इनरोमास प्रेजेंस को छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये लड़का शायद से बहुत ज्यादा टैलेंटेड एसेसियन है। वो असिस्टेंट उसको जवाब देते हैं नहीं सर, वो मैजिक टाइप हंटर है। गोतो कहता है कि क्या मैजिक टाइप ये नहीं हो सकता। असिस्टेंट कहते हैं कि ये एक ऑफिशियली कंफर्म इंफॉर्मेशन है। और साइड से और एक हंटर बोलता है कि ये तो वही सन जिन्नू है जो कि मिनसन की स्टेज परफॉर्मेंस को खराब कर दिया था। और इसी के साथ सभी लोग जिन्नू के बारे में बात कर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है बार्क की फाइट की तरफ, जहाँ पर बार्क डोंग वुक को एक जोरदार किक मार देते हैं। ये देखने के बाद हनेकवा गोतो को बताता है ये क्या सच में एस रैंक हंटर्स है, मुझे तो नहीं लग रहा। गोतो कहता है क्या तुम्हें ऐसा लग
रहा है? हानिकावा बताता है कि मैं आपके साथ बहुत समय से रह रही हूँ और रेड पे जा रही हूँ, इसीलिए शायद मुझे ऐसा लग रहा है। मैं इन लोगों से इतना ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुई। और फिर गोतो कहता है कि मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। यहाँ पर एक हंटर है जो कि काफी यूजफुल है। और तभी गोतो अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पर चा हियन और गो सबसे ज्यादा स्किल्ड है। यहाँ पर तभी एक बंदा आता है और कहता है कि तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम्हें लगा तुम्हारी जापानीज भाषा मैं समझ नहीं पाऊंगा? क्या तुम कर रहे हो कि हमारे कोरियन हंटर्स अच्छे नहीं है? यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि ये बंदा ए रैंक हंटर है। इसका नाम पार्क जिनसू होता है। और ऐसे करते करते दोनों तरफ से बहसबाजी चलती रहती है और दोनों के बीच शुरू हो जाती है फाइट। पार्क हानिकावा को बोलता है जो भी पहले अपने अपोनेंट का कलाई पकड़ेगा वो जीत जाएगा। और वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है और हानिकावा पहली मूव लेता है और वो पार्क की तरफ तेजी से बढ़ती है और बहुत सारे अटैक पार्क के ऊपर करता है। लेकिन पार्क इजीली सबको डॉज कर रहा होता है और डॉज करते हुए उसके हाथ को पीछे की तरफ ढकेल देता है। और उसके बाद पार्क कहता है कि कीप इन माइंड देख, मैंने तुम्हें हिट नहीं किया, ये बस एक झलक था। हानिकावा कहती है कि मुझे माफ कर देना, तुम जो कूल बनने की कोशिश कर रहे हो अपने फटे हुए पैंट दिखा के, वो मैं समझ नहीं पाई। पार्क देखता है कि नीचे से उसका पैंट फटा हुआ है और हानिकावा ये मौका देख के आगे बढ़ता है। लेकिन पार्क उसके कलाई को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो ट्रांसलेटर, तुम्हें लड़ाई का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हानिकावा अपना हाथ छुड़ाकर अपने ही एटीट्यूड में रहती है। वो तो पार्क को शुक्रिया कहता है इतना इंटरेस्टिंग मैच दिखाने के लिए। और फिर हानिकावा को कहता है क्या तुम सबको मेरी बात समझा सकते हो? हानिकावा उसके बाद सबको ट्रांसलेट करती है। वो तो सभी एस रैंक हंटर्स को एक मैच का प्रपोजल देता है, लेकिन वो सब एक रूल्स के अंदर ही खेलेंगे। तभी नीचे चेयरमैन गो भी आ जाता है और कहता है कि ये तो सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन इस मैच के अंदर नॉन कॉम्बैट और मैजिक हंटर्स नहीं रहेंगे क्योंकि उन लोगों के लिए जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसके बाद बार्क भी कुछ रूल्स ऐड करते हैं कि कोई अगर ओपोनेंट का रेस्ट, उसका बैक और फिर नॉकडाउन भी कर दे तो भी विन माना जाएगा। और इन सभी रूल्स का फॉलो करते हुए मैच शुरू हो जाता है, जहाँ पर एक तरफ होता है कोरियन हंटर्स और दूसरी तरफ जापानीज हंटर्स। जब दोनों टीम तैयार हो जाती है वहाँ पर डोंग वोक अपना ऑरा रिलीज कर देता है और अपना साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेता है, जिसे देखने के बाद और एक हंटर एक्साइटेड हो जाता है और वो भी अपना ऑरा रिलीज करता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। और उसी के साथ ही सभी हंटर्स अपना मैच भी शुरू कर देता है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं चेयरमैन को, जो कि जिनो को कुछ बताता है। वो कहता है कि ये ट्रेनिंग फैसिलिटी बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट मैजिक जेम से बना हुआ है और एक एवरेज हंटर इस रूम को एक डेंट भी नहीं लगा सकता। लेकिन ये सभी हंटर्स कुछ सेकंड में ही ये सब कर चुके हैं और मन में चेयरमैन गो को रिग्रेट भी होता है कि ये सारे यंग पार्टिसिपेंट को उसको बैटल में भेजना पड़ेगा। सीन दिखाता है बार्क की तरफ जो कि अपना ऑरा रिलीज कर रहा है और जापानीज हंटर्स को हराने की फिरौत पे है। लेकिन अपोजिट वाला बंदा सोचता है कौन रूल्स को फॉलो करेगा, आर्म को टच करना, बैक को टच करना, ये सब मैं नहीं करूंगा। और फिर वो किलिंग इंटेंट से बाघ के पीछे चला जाता है, जिसे बाघ भी समझ लेता है और वहाँ से स्पीड से निकल जाता है। उसके बाद बाघ कहता है कि मैंने अभी ब्लड लस्ट को फील किया है, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वो मुझसे डर गया? कुमामोतो कहता है कि अरे यार मैं फिर से नर्वस हो गया, मैं हंटर कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। लेकिन अभी बाघ उसको अपनी पावर का थोड़ा सा झलक दिखाना चाहता है, जिसे देखने के बाद कुमामोतो का फट जाता है। बाघ फिर कुमामोतो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और एक पंच मार देता है, लेकिन कुमामोतो उसको डॉज कर लेता है। फिर बाघ के पीछे की तरफ से धड़ाम से एक जोरदार आवाज आता है। वो देखता है कि डोंग वोक नीचे गिर चुका है, मतलब कि वो हार चुका है और इसी के साथ दूसरा एक हंटर भी हार चुका है। और फिर 3 हंटर्स बाघ की तरफ बढ़ते हैं। बाघ कहता है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, क्या मैं एक इजी टारगेट हूँ? तुम लोगों को तो अभी दिखाना ही पड़ेगा। और सीन चेंज होता है, बच्चाइन फाइट कर रही थी और वो जापानीज हंटर कहती है कि मुझे तो लगा ये थोड़ा सा फास्ट होगी, लेकिन वो इतना ज्यादा फास्ट है कि मैं उसके मूवमेंट को रीड ही नहीं कर पा रही हूँ। चायन कहती है मुझे जल्दी करना पड़ेगा और उसके बाद बाघ को हेल्प करना पड़ेगा। और वो बाघ की तरफ बढ़ने वाली होती है, लेकिन उसके पीछे कुमामोतो आ जाता है और जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है, चायन बहुत स्पीड से उसके मुंह पर एक पंच लगा देती है, जिसे देखकर सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन चायन सोचती है कि उप्स, शायद ज्यादा जोर से मार दिया। और फिर कुमामोतो यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और वो किलिंग इंटेंट लेके चायन की तरफ बढ़ने वाला होता है, लेकिन बीच में आ जाता है जिन्नू और उसको इजीली रोक देता है। कुमामोतो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जिन्नू उसके हाथ और बैक को पकड़ के नॉकडाउन कर देता है। वो तो ये देख के हानिकावा को कहता है क्या तुम श्योर हो ये एक मैजिक टाइप हंटर? हानिकावा सोचते हुए कहते हैं कि हाँ, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन में तो यही मिला था। गोतो फिर कहता है कि ठीक है, हमें इसको फाइंड आउट करते हैं कि सच्चाई क्या है। इसी मौके का फायदा उठाकर एक हंटर बाघ के पीछे हाथ लगा देता है और वो जीत जाता है। गोतो
जिनू को कहते हैं कि तुम ही जिनू हो, है ना, क्या मेरे साथ एक 1v1 फाइट करोगे। जिनू अपने मन में सोचता है इसकी बात को तो मैं ट्रांसलेटर के बिना ही समझ सकता हूँ कि ये देखना चाहता है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन मैं कह नहीं सकता इसका ट्रू इंटेंशन क्या है, पर मैं ये जरूर चेक कर पाऊंगा कि मैं पहले से आखिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। और उसके स्माइली फेस को देखकर गोतो सोचता है कि क्या ये मुझे देखकर हंस रहा है। हानिकावा गोतो को कहता है कि जिनू ने आपके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन एक कंडीशन में, आपको उससे अपने फुल स्ट्रेंथ में फाइट करना पड़ेगा। जिसे सुनकर गोतो गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो मान जाता है और वो शिमिजू को कहता है कि जो भी घायल होगा उसका ध्यान रखना, और वो ये जिनू की तरफ इशारा करके बोलता है। बाक फिर चाहेवन को कहता है कि क्या तुम इस मैच के लिए एक्साइटेड नहीं हो, और फिर वो अपने मन में ही सोचता है अगर जिनू ऐसे हंटर्स में से है जो कि कंटिन्यूअसली स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं, फिर तो जिनू पहले से भी बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि गोतो जिनू की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन जिनू उसके अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर चुका है। गोतो यहाँ पर ये देख के सोचता है कि बकवास है, ये एक मैजिक टाइप हंटर हो ही नहीं सकता, तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। और उसके बाद वो फिर से अटैक करने लगता है, लेकिन जिनू उसके सारे अटैक्स को डॉज करते हुए सोचता है कि इसके सारे अटैक्स तो कमाल के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसको डॉज नहीं कर पाऊंगा। और वो स्माइल करते हुए उसके अटैक्स को डॉज करने लगता है। गोतो ये देख के गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या ये मुझ पे हंस रहा है। इन लोगों का फाइट देखकर ये हंटर कहता है कि ये लोग इतना ज्यादा फास्ट है कि मैं अपने आंखों से देख भी नहीं पा रहा। डॉन वुक कहता है कि जिन्नू बहुत ही ज्यादा अच्छे से टक्कर दे रहा है गोतो को। गोतो का सारा मूव जिन्नू डॉज कर रहा था, इसलिए गोतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने मेरा माइंड चेंज कर लिया है, अब मैं उसको मार दूंगा। जिन्नू को सिस्टम की तरफ से एक वार्निंग मिलती है, जिसके बाद जिन्नू गोतो के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर मैंने थोड़ा सा भी देर कर दी होती तो मेरा आग चला जाता। गोतो भी जिन्नू का स्ट्रेंथ को देखकर सोचता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मेरे साथ खेल सकते हो। जिन्नू कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, बट ये मैच खत्म हो चुका है क्योंकि मैंने तुम्हारे रिस्ट को पकड़ लिया है और मैं जानता हूँ तुम ऐसे इस मैच को खत्म नहीं करना चाहते हो। और फिर ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंटेंस ऑरा रिलीज करने लगती है, जिसे देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं और जाकर दोनों की मैच को रुकवा देती है। बाक कहता है कि ये मैच हमारे हाथ से बाहर निकलता जा रहा है, इसे अभी का अभी रोक। दोनों जिन्नों को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि तुमने तो बहुत ही कमाल का फाइट लड़ा और तुमने तो गोतो की चीख पे एक स्क्रैच भी छोड़ दिया, बहुत ही बढ़िया गुरु। हमारे गिल्ड में बहुत ज्यादा मैजिकल यूजर हो चुके हैं, एक फिजिकल फाइटर हम लोगों को चाहिए, क्या तुम हमारा गिल्ड ज्वाइन करोगे। ऊपर से चोयुन बोलता है कि संगजिन वो एक मैच टाइप हंटर है। ये सुन के डॉन वुक भी हैरान हो जाते हैं। जिन्नू मन ही मन कहता है यहाँ पर सभी हंटर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं ये देख चुका हूँ ये सभी एस रैंक होने के बावजूद भी मेरे सोल्जर्स जो कि मेरे शैडोज में छुपे हुए हैं उनको वो डिटेक्ट नहीं कर पाए। मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि रियोजी गोतो भी ये देख नहीं पाया। और फिर जिन्नू इंटेंस होकर चेयरमैन गु को कहते हैं कि आपने मुझे इस रेड में शामिल होने के लिए कहा था, है ना। और वो अपने ऑरा को रिलीज करता है, जिसे देखने के बाद गोतो भी कांपने लग जाता है।